अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वाचिंग टुनाइट विद मोना आलम। बहुत सी इस वक्त सियासी पेशरफ्त और डेवलपमेंट्स हमारे सामने हैं। एक तो नवाज शरीफ साहब के हवाले से अब ये खबरें हैं कि जनवरी के पहले हफ्ते में वो वापस आ रहे हैं। उनकी जमात कहते हैं कि तमाम जो कानूनी केसेस हैं उनके खिलाफ और जो उन्होंने कानूनी चाराजोई का या कानून का सामना करना था या जो PTI कहते थे कि वो सीधा जेल जाएंगे, उस तरह की कोई चीज नहीं होने वाली, बल्कि उनके तमाम केसेस से उनको बहुत बड़ा रिलीफ मिलने वाला है। आज सुलेमान शहबाज साहब की भी जो जमानत है, हिफाजती जमानत है, वो मंजूर हुई, जिसके बाद उन्होंने भी काफी गुस्से में खान साहब के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसके ऊपर भी बात करेंगे और उन्होंने कहा कि आपके पास जी इतने साल तक तमाम इदारे थे तो आपने क्यों मुझे प्रोसिक्यूट आया ना किया। यह बात जरूर है कि सुलेमान शहबाज मुल्क में मौजूद नहीं थे। वैसे यही बात मौजूदा हुकूमत वक्त PTI के जो फरा साहिबा के हवाले से इल्जामात हैं और वो जो पूरे एक नेक्सस को मौजूदा गवर्नमेंट बयान करती है कि PTI का पंजाब में मौजूद था, उस हवाले से वो भी कहते हैं कि हम प्रोसिक्यूट तो करना चाहते हैं लेकिन हमारी तमाम तर चाहत के बावजूद हम इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो जो मुतलका खातून है वो तो मुल्क में मौजूद ही नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या बनती है, मुल्क में गैर मौजूदगी। यही आर्गुमेंट तो नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी दिया जाता रहा कि वो चूंकि मुल्क में मौजूद नहीं है, इस वजह से उनके हवाले से या उनका एहतसाब गुज़िश्ता हुकूमत नहीं कर पाई। ये बिल्कुल एक चिकन एंड हैन वाला आर्गुमेंट है कि वेदर द चिकन केम फर्स्ट और द हैन केम फर्स्ट, इस तरह की कोई बात लगती है। मुल्क से बाहर होना प्रॉब्लम है या फिर यहाँ होते हुए प्रोसिक्यूशन ना होना, ये बात प्रॉब्लम है। इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरा नाज़रीन, हुकूमत ने, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आज M6 का इफ्तिताह किया, हैदराबाद सक्कर मोटरवे का। उनके हमरा जो तमाम सिंध की लीडरशिप थी, पीपल्स पार्टी की तमाम सिंध हुकूमत और लीडरशिप उनकी तमाम मौजूद थी और उन्होंने कहा कि अगर मैंने बता दिया कि क्या वजह थी जिस वजह से इतने सालों तक ताखीर रही इस मंसूबे में, उन्होंने इमरान खान की तरफ हिंट करते हुए या रेफरेंस देते हुए कहा तो बहुत बुरा होगा और ये तमाम बातें वो इस वक्त कह रहे थे कि वो नहीं करना चाहते। तो ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या वजह थी जो कि उन्होंने कहना अवॉइड किया। और नाजरीन, जो PTI है वो तो ये कहते हैं और इमरान खान साहब ये कहते हैं, आज उनकी तरफ से ये खबर मौसूल हुई है कि 20 दिसंबर तक असेंबलियों तक तोड़ने के हवाले से हतमी ऐलान हो जाएगा। अब नाजरीन, क्या इसको एक और तारीख की तरह से देखा जाए, क्या इस तारीख को एक और तारीख दी जाएगी या फिर वाकईतन PTI जो कहते हैं कि दिसंबर से मामला आगे नहीं बढ़ेगा, वो बात दुरुस्त वो साबित करके इस दफा दिखाएंगे असेंबलियां तोड़ने के हवाले से। क्या तमाम लोग ऑन बोर्ड हैं, एक पेज पर हैं? असद उमर साहब इज ऑन रिकॉर्ड फॉर हैविंग सेड कि पार्टी में इख्तिलाफात मौजूद हैं। क्या वो इख्तिलाफ इसके आड़े आ सकते हैं? इसके ऊपर भी बात करेंगे। और हुकूमत वक्त में भी जो उनके तमाम ये जो एक मखलूत गवर्नमेंट है वहां पर भी कुछ इशूज बड़े प्रोमिनेंटली वाजे हैं, जैसे रेकोडिक का इस वक्त मसला है जिसपे BNP मेंगल खासी नाला नजर आती है और JUI भी उनका है उनकी ग्रीवेंस में। वो कह रहे हैं कि ये तमाम तर जो सूबाई खुद मुख्तारी है और 18वीं तरमीम है, ये पूरी स्पिरिट अगर रेकोडेक के तमाम जो इख्तियारात हैं वो वफाक को दे दिए जाएं तो ये पूरी 18वीं तरमीम की जो स्पिरिट है वो तहस नहस हो जाती है। इसके ऊपर भी बात करेंगे। और एक और ज़रूरी बात की जानिब नाजरीन आपकी तवज्जो दिलवाना चाहेंगे और वो ये है कि मुल्क में जो दहशतगर्दी की लहर है उसमें आज इंटीरियर मिनिस्टर ने मजीद इस बात का इंकशाफ किया। जो जौहर टाउन ब्लास्ट था जो कि हाफिज सईद के रेजिडेंस के आसपास हुआ था और अपेरेंटली उनको टारगेट करने के लिए हुआ था 2021 में जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, उस वक्त भी ये कुछ बातें थी जो सामने आई थी। आज इनमें मजीद इजाफा हुआ है, इंकशाफ हुआ है। वजीर दाखिला जनाब राना सनाउल्लाह ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ चीजें बताई हैं जो कि काफी अलार्मिंग है। हम अपनी स्क्रीन पर भी वो चलाना चाहेंगे। जो इंडियन नेशनल्स हैं, रॉ ऑपरेटिव्स हैं जो इसमें मुलविस पाए गए और इनमें खवातीन का भी शुमार है। ये लिस्ट आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। बाबू श्रीवास्तव, संजय कुमार तिवारी, असलम खान, कवर नेम उनका है सहीम शेख, जहीम शेख और पता नहीं किस किस तरह के किरदार हैं ये, वसीम हैदर, उजैर अकबर, ज़ियाउल्लाह, ईद गुल, ये तमाम नाजरीन कुछ नाम हैं जो कि आज फ्लैश किए गए और ये कुछ कंपाइल्ड लिस्ट है जो कि आज वजारत दाखिला ने दिखाई है। अब नाजरीन, इस हवाले से एक डोजियर जो है वो भारत के हवाले कर दिया गया है, उनको थमा दिया गया है, लेकिन ये पहला इस नौयत का डोजियर नहीं है। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में भी एक इसी तरह का मिलता जुलता डोजियर भारत के यहाँ दहशतगर्दी कराने के हवाले से भारत को थमाया गया था। उसके ऊपर भी एज सच कोई चीज हमने फॉलो अप में नहीं देखी थी कि कुछ उनकी तरफ से कोई उनके कान पे जूं रेंगी हो, तो क्या इस दफा कोई इनके ऊपर असर पड़ेगा? इसके ऊपर भी बात करेंगे। और जो सियासी कंसेंसस की कमी है इस पूरे मामले पे उसको भी इसी तरह से लेते चलेंगे कि क्या ये आपसी लड़ाई में हम लगे रहेंगे और आगे बाहर हमारे जो मुल्क दुश्मन है उसको एंजॉय करेंगे, उसके मजे लेंगे? इसके ऊपर भी बात रहेगी। तमाम पार्टीज के मौक़िफ़ हम शामिल गुफ्तगू रखते हैं और फौरी तौर पर गेस्ट का रुख करती हूँ। डॉक्टर इफ्तिखार दुरानी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्टॉलवर्ट, फॉर्मर एडवाइजर टू द प्राइम
मिनिस्टर पीटीआई के पर्सपेक्टिव्स के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं। खुश आमदीद आपको दुरानी साहब, वेलकम ऑन द शो। शर्मिला फारूकी साहिबा नाजरीन, स्टॉलवर्ट ऑफ द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अपनी जमात और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ऑफ कोर्स गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव्स के लिए हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया शर्मिला फारूकी साहिबा, आपको भी बहुत वार्म वेलकम। और हाफिज हमदुल्ला साहब नाजरीन, जमीयत उलमा इस्लाम से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान पीडीएम के भी तर्जुमान हैं, तमाम मामले पे अपनी नुमाइंदगी रखेंगे हमारे साथ। वेलकम हाफिज साहब, आपको भी बहुत खुश आमदीद। बात का आगाज मैं आपसे करना चाहूंगी इफ्तिखार दुरानी साहब, एक तो आप बताइएगा, अभी बड़े रेड फ्लैग्स आप लोग तमाम पर रेस कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त जो आपके एक तो ये जो दहशतगर्दी की लहर है, इसके ऊपर इसके होते हुए भी आप क्या यही कहेंगे कि आप असेंबलीज तोड़ेंगे, आप इलेक्शंस के लिए हर नहज तक जाएंगे? क्या अभी भी ऐलान ये हो जाएगा, या फिर आपको कोई चाइनीज विस्पर अगर की जाए इन अहवाल से तो आप अभी भी इसके ऊपर रुक सकते हैं असेंबली तोड़ने के फैसले पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल ये है कि ये हमें एज अ कॉम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करने की जरूरत है, कि एनालिसिस की फोरसाइट की जरूरत है कि इनकी हुकूमत कायम रहना ज़्यादा नुकसानदेह है या इनकी हुकूमत ख़त्म करने के बाद ज़्यादा नुकसानदेह है। तो ज़्यादातर जो आपके पॉइंट्स हैं वो ये कि इनकी हुकूमत को ख़त्म कर दिया जाए और आज़ाद इंतखाबात हो जाएं, क्योंकि इनकी क्रेडिबिलिटी लोकली भी नहीं है, यानी कि यहाँ पे भी मुल्क में भी इशू है और बाहर भी अनसर्टेनिटी, और कोई इनके ऊपर क्रेडिबिलिटी इशू नहीं है, इनकी बड़ा इशू है इनकी क्रेडिबिलिटी का। अच्छा, वो तो उल्टी बात करते हैं, वो तो दुरानी साहब ये आपके हवाले से कहते हैं कि आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई थी। आपने सुना होगा वजीर आजम ने थोड़ा अर्सा पहले ये कहा था कि मैंने अगर बता दिया कि किन अल्फाज में याद करते हैं आपकी गुज़िश्ता हुकूमत को तो आप सुन नहीं पाएंगे। ये बाकायदा ये आई कोट अनकोट द प्राइम मिनिस्टर। देखें, ये तो एक बड़ा ही अजीब सा वतीरा वजीर आजम ने और उनके पीडीएम ने शुरू किया हुआ है, जो बुलंद बाग आके टीवी पे झूठ बोलते रहते हैं। उनका काम है इतने बड़े ओहदे पे इतनी बेदर्दी से झूठ बोलते हैं। इमरान खान ने विद इन द स्पैन ऑफ 4 months 2 OIC कॉन्फ्रेंस कराई। मोना आप मौजूद थी। 23 मार्च सन 2022 को दुनिया भर के लोग जो है वो सराह रहे थे इमरान खान को, इंक्लूडिंग अमेरिका जिसने साजिश की हुई है, और चाइना। वो तो आप हमें सपोर्ट कर रहे थे और अफगानिस्तान के लिए प्लेज कर रहे थे। जो फंड क्रिएट किया गया था अफगानिस्तान का, वो तो इमरान खान ने किया। उनके कहने से क्या फर्क? वो इसीलिए तो कहते हैं कि अगर आपको सराह रहे थे तो आपके खिलाफ साजिश तो नहीं की होगी ना उन्होंने। देखें, ये तो इनका बयानिया है। जब भी अभी जो है, अगर आप जो तनाजर बता रहे हैं, ये आइडियल अमेरिकन सिनेरियो है। ये सारे स्टूज है अमेरिकन। अच्छा, अमेरिकन रजीम चेंज हुई इसीलिए थी। जब चाइना चला गया है, सऊदी अरेबिया वो युआन में डील कर रहे हैं, जीसीसी युआन में डील कर रहा है, सी पैक एक्सटेंड कर रहा है, रशियन ऑयल पहुंच गया है भारत। ये जो स्टूजीज हैं ये उनके लिए काम करेंगे। ये जो सिचुएशन आज राना सनाउल्लाह ने बताई है, आपकी तो बाढ़ लगी अफगानिस्तान के साथ, आपकी तो लॉ एंड ऑर्डर इंप्रूव होना चाहिए। ये क्या वजह है कि लॉ एंड ऑर्डर गिर रही है? मैं आपको अभी भी अंदिया दे सकता हूं कि यहाँ इस पाकिस्तान में ऑपरेशन होगा, सी पैक को नुकसान पहुंचाया जाएगा और ये सारे मुलविस होंगे। अच्छा, मैं दुरानी साहब एक बात की इजाजत दीजिएगा, ये जो जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैंने हवाला दिया है इब्तिदाई में, ये हमला आपके दौर में हुआ था, जौहर टाउन ब्लास्ट 2021 का। बिल्कुल हुआ है जी। अगर दुनिया में एक बंदे को सबसे ज्यादा नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के बाद जो है अगर तजलील की गई थी, वो था मोदी। सबसे ज्यादा मोदी था, उसके बाद ये दोनों आए हैं। दुनिया भर में इंडिया को कॉर्नर करने में, आइसोलेट करने में इंडिया को, और उसको आरएसएस को जो है उनकी जो हिंदुत्व बेस्ड आइडियोलॉजी थी उसको नाजीज के साथ मिलाने के ऊपर, वो इमरान खान था। दुनिया भर के हर फोरम पे खड़ा हुआ। ये तो बोल भी नहीं सकते, गुलभूषण का नाम नहीं ले सकते थे। ये तो आज जो है इन्होंने हिम्मत कर ली है। इस मुल्क में गुलभूषण था, वो केस इन्होंने हराया। इनका फॉरेन मिनिस्टर कभी जिंदगी में नहीं रखा इन्होंने। इन लोगों की उनके सामने कोई हैसियत नहीं है। अच्छा, और ये तो आप एक ही ब्रश से पेंट करते हैं। दुरानी साहब, आखिरी जुमला फरमा दें ताकि मैं आगे बढ़ूं आपके नुक्ते नजर के साथ। आपको लगता है सारे ऐसे ही हैं या सिर्फ नून लीग पे ये इल्जाम है आपका? हमीदुल्लाह साहब का चेयरमैन है। 15 साल कश्मीर कमेटी का जो चेयरमैन था वो हाफिज अहमदुल्लाह साहब की पार्टी के चेयरमैन है। जो नहीं, एक लफ्ज नहीं बोला उन्होंने। सारी जिंदगी का बजट उनके पास था, वो ऐसे ही करते रहे, सारी दुनिया में फिरते रहे। सही आप कह रहे हैं ये सारे। आप बात बता दें कि उन्होंने कॉज की। ठीक हो गया, अभी तो ये तमाम EU डिसइंफॉर्मेशन लैब, मेरे वर्कर्स, मेरे सपोर्टर तहरीक इंसाफ ने
फॉरेन ऑफिस एजेंसियों के साथ मिलकर अनअर्थ किया था। ये पीपल्स पार्टी की तरह ना हमने कभी जो है मेमोगेट में इन्वॉल्व थे, ना हम डॉन लीग्स में इन्वॉल्व थे। एक मुहिब वतन जमात है और इमरान खान एक मुहिब वतन लीडर था जिसने पाकिस्तान की खुद मुख्तार फॉरेन पॉलिसी की बुनियाद रखी। दोनों के जमाने में, दोनों के दौरे गवर्नमेंट्स के आपने जो स्कैंडल्स हैं वो हमें गिनवाए हैं। हाफिज साहब, इसका जल्दी से आप पहले जवाब फरमाएं, फिर मैं शर्मिला साहिबा की तरफ बढ़ूं। स्टूजेस कह के बाकायदा मुखातिब किया है दुरानी साहब ने, उन्होंने कहा अब आपने क्या करना है, दुनिया युआन में डील्स कर रहे हैं, रूसी तेल भारत आ रहा है, आप लोगों ने तो अमेरिका के खिलाफ तो आपने कुछ भी नहीं करना। और कश्मीर कमेटी के हवाले से भी उन्होंने बड़े संगीन इल्जामात लगाए हैं कि 15 साल की चेयरमैनशिप के बावजूद क्या किया आपने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, मोना बीबी गाली देना, तौहीन आमेज अल्फाज इस्तेमाल करना और तौहीन आमेज अलकाबात से कौमी और सियासी क़ियादत को नवाजना, ये इनकी और इनकी क़ियादत का वतीरा रहा है। एक बात। दूसरी बात यह है कि ये पीडीएम की क़ियादत को कहते हैं कि ये झूठ बोलते हैं। भाई, आपका अपने लीडर कहते हैं कि यू टर्न लेना अजीम क़ियादत की अलामत है। मोना बीबी फरूजिया में जाके देखे, नेल्सन मंडेला की तारीख देखे, रियासती मदीना का सबसे पहले जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम किया था। क्या उनकी ज़िंदगी में, नेल्सन मंडेला की ज़िंदगी में, खुलफाए राशिदीन की ज़िंदगी में यू टर्न है? और ये यू टर्न अपने आप के लिए अजीम क़ियादत की अलामत समझते हैं। और यू टर्न नाम है, झूठ का दूसरा नाम है यू टर्न, और दूसरों को ये झूठे कहते हैं। तीसरी बात ये दूसरों को चोर और झूठ कहते हैं, लेकिन ये खुद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में आइन शिकन साबित हुआ डिप्टी स्पीकर की रूलिंग में। और काजी फैज ईसा की केस में इमरान खान बददियानत साबित हुआ। फॉरेन फंडिंग केस और तोशाखाना में झूठा भी साबित हुआ और चोर भी साबित हुआ। अब अजीब बात है, मुस्तनद और सर्टिफाइड झूठा भी है, चोर भी है, बददियानत भी है, आइन शिकन भी है, लेकिन किसको गाली देते हैं? हमें गाली देते हैं। जहां तक कश्मीर कमेटी की बात है, मौलाना साहब 10 साल कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे या 15 की, वो अयाशी की बात करते हैं। भाई, आपकी हुकूमत थी 4.5 साल, हम चीख के कहते थे कि रिपोर्ट पेश करें। मौलाना ने कश्मीर कमेटी के चेयरमैन होते हुए कौन सी अयाशी की है, पार्लियामेंट में पेश करें। नहीं हाफिज साहब, आपने तो ये भी कहा था, आपके दौर का तो ये भी उस वक्त का बयान है, आप कहते थे अगर नैब हमारे ऊपर आया तो हम पेशावर में हम कोर कमांडर के बाहर, घर के बाहर हम धरना देंगे। तो ये तो आपके दौर का ये बयान है ना। आपने आप लेकिन मुन्ना, मैं जरा ये पूरी कर लूं, आप बात दूसरी तरफ ले गई। बात यह है, बात कश्मीर कमेटी की हो रही है। तो जब मौलाना साहब 10 साल या 15 साल कमेटी के चेयरमैन रहे तो उनकी तमाम चीजें आप सामने लाना चाहिए था। क्यों नहीं लाया? क्योंकि कुछ था ही नहीं। और आपकी हुकूमत में कश्मीर कमेटी के चेयरमैन कौन थे? मैंने जान अल्लाह को देनी है, मैंने जान अल्लाह को देनी है, कलिमा पढ़ के मैंने जान अल्लाह को देनी है, मैंने जान अल्लाह को देनी है। सही तो कह रहे हैं, हम सबने अल्लाह को देनी है, क्या मदद क्या? देखिए ना, मैं तो वो आपको मालूम है ना। अच्छा, वो कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहा, क्या तीर मारा उन्होंने? इमरान खान वज़ीर आज़म रहे, उनकी हुकूमत में। सवाल ये है, मेरी बात सुनिए ना, जब आप बोल रहे थे मैं खामोश था। अब मेहरबानी करके प्लीज मैं जरा बात लाइटर नोट पे बात करें ना हाफिज साहब। आपने जान अल्लाह को देनी है कि बात जी, वो कह रहे हैं आपने देनी, गलत तो नहीं कहा ना, जान तो सबने अल्लाह को ही देनी है इंशाल्लाह। मोना आलम, आप मुझे बात करने अगर देते हैं तो मैं बात करता हूँ, नहीं देते हैं तो फिर मैं बात नहीं करूंगा, कोई और बात करें। नहीं आप करें, बिल्कुल बात करें। तो हम मुझे करने दे। देखिए, बात यह है, इमरान खान वज़ीर आज़म था, ट्रंप से मुलाकात करके एयरपोर्ट पर आए कि मैंने 92 का एक दूसरा कप जीता। 1 महीने के बाद कश्मीर दिल्ली के गोद में चला गया, नरेंद्र मोदी के पास गया। नरेंद्र मोदी की कामयाबी के लिए दुआएं कौन करता रहा? नरेंद्र मोदी की कामयाबी में कश्मीर का मसला हल होगा, क्या ये है हल? कलभूषण को पार्लियामेंट के जरिए एनआरओ किसने दिया? कानून साजी के जरिए आपने सहूलतकार का किरदार अदा किया। तुम भी कलभूषण की बात करते हो, अभिनंदन को चाय पिला के आपने हवाले किया। तुम भी
आप कहते हैं कि आपके उमूर कश्मीर का वजीर कौन था? उमूर कश्मीर का वजीर कौन था? वो जो दो अली अमीन गंडापुर, आगे भाग अली रहा अमीन था, गंडापुर जी, मुंशू समेत भाग रहा था। अच्छा, उनसे आप उस वक्त अगर आप पूछते कि मकबूजा जम्मू कश्मीर का कैपिटल उसका नाम बताइए, उनको ये भी मालूम नहीं था। सही हो गया, ठीक है। आपके उमूर कश्मीर का वजीर था। आइए अमेरिका की तरफ आएंगे। नहीं, कहते हैं अमेरिका की साजिश। हाँ, इमरान खान खुद कहते हैं, इमरान खान खुद कह रहे हैं सैफर के बारे में जो ऑडियो लिखी हुई कि बाबा ये कोई वो नहीं है, हम कौम को इसके जरिए खेलेंगे, कौम के जज्बात के साथ खेलेंगे, झूठ बोल के, बेवकूफ बना के। फिर बाद में आपने उसी अमेरिकी फर्म हायर किया, आपने उस अमेरिकी फर्म को हायर किया $25,000 माहाना, जो अमेरिकी फर्म बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के एटमी असासों के खिलाफ है। आपने उसको किस मकसद के लिए कि आप और अमेरिका के दरमियान ये तो बड़ी लंबी लिस्ट है। सही हो गया, हो जाए। इसका जवाब हम सीपेक आपने बंद किया। हाँ। सीपेक आपने बंद किया अमेरिका को खुशनुदी के लिए। अच्छा, और वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट, खुफिया डॉक्यूमेंट आपने IMF के हवाले किया अमेरिका की खुशनुदी के लिए। सुना है हमने, ठीक है। तुमने बेच दिया ट्रंप के कहने पर। और आपने स्टेट बैंक जो काजाजम मोहम्मद अली जिन्ना ने स्टेट बैंक के बारे में क्या कहा, आपने वो बैंक IMF के हवाले किया। मैं हाफिज साहब, ये तो जाहिर है लंबी फहरिस्त है। तुमने कायम की। अमेरिका के आया कौन खुशनुदी में मुलव्वस है और कौन गुलाम बना दिया। तुमने कौम को और पाकिस्तानी मैशत को गुलाम बना। सही हो गया कि बड़ी संगीन इल्जामात दोनों इतराफ के तो मौजूद हैं, लेकिन एक बात है जिन संगीनियों से या जिन मसाइल से इस वक्त हम दरपेश हैं, शर्मिला साहिबा, अख्तर मेंगल साहब का ट्वीट, ये जाहिर है दिस इज नॉट द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। अख्तर मेंगल साहब इज ऑन रिकॉर्ड जो उन्होंने इस वक्त अपने एतराजात का बरमला इजहार किया है। वो कहते हैं ट्वीट दिखा के नाजरीन को भी, दे वांट टू सॉल्व बलोचिस्तान इशू। वो सवाल उठाते हैं, डू यू टेक समवन्स बिलोंगिंग्स एंड एक्सपेक्ट देम टू ट्रीट यू विद रिस्पेक्ट? बलोचिस्तान इशू विल बी रिजॉल्व्ड बाय स्प्रेडिंग मोर हेट्रेड एंड वेंजेंस इन द पीपल। इज दिस कॉल्ड हीलिंग वुंड्स? शर्मिला साहिबा, ये वो आपके इत्तेहादी हैं, जरूरी इत्तेहादी हैं, और वो आप ही से ये सवाल कर रहे हैं कि ये तरीकाकार आप तमाम को मिला है बलोचिस्तान के गमों का अजाला करने के लिए? देखिए, बात यह है कि बलूचिस्तान के बहुत दरीना मसाइल हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको याद होगा पीपल्स पार्टी की जो पहली हुकूमत आई थी सदर जरदारी साहब की सदारत में, उसमें एक आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान का इनेकाद किया गया था। उसमें बहुत सारे इश्यूज़ को एड्रेस किया गया था, उसके ऊपर कुछ वर्किंग हुई, लेकिन फिर जाहिर बात है कि इतने सारे मसाइल हैं और इतने सारे स्टेक होल्डर्स हैं कि उस हवाले से इम्प्लीमेंटेशन शायद ना हो पाई जो हम चाहते थे। उसके बाद हमारी हुकूमत नहीं रही, ये मामला आपको फिर टेकअप नहीं किया गया। वक्तन फवक्तन हम देखते हैं कि बलूचिस्तान के मसाइल उभर कर सामने आते हैं, उसके बाद फिर जो बाकी मुल्क के अंदर अंदरूने और बैरूने मसाइल हैं वो ज़्यादा तरजीह ले लेते हैं। लेकिन ऑल सेड एंड डन, देखिए, आई विल सपोर्ट के बलूचिस्तान के कुछ जो मसाइल हैं जो उनके राइट्स के हवाले से हैं वो एड्रेस होने चाहिए। बिकॉज अगर मुल्क के किसी एक भी हिस्से के अंदर अनरेस्ट है और एजिटेशन है या लोगों में कुछ एग्रेशन है तो उससे पूरा मुल्क अनरेस्ट के अंदर रहेगा। आई थिंक इसको पहले भी टेकअप किया गया था और इसको अब भी टेकअप करना चाहिए। वहाँ के स्टेक होल्डर्स को बुला के, ग्राउंड रियलिटीज बहुत मुख्तलिफ हैं और जो हम देखते हैं सुनते हैं वो उससे मुख्तलिफ है, और जितना अरसा गुजरता चला जा रहा है ये मामलात और गंभीर होते जा रहे हैं। अच्छा, एक बात है शर्मिला साहिबा कि क्या मैंने PTI के लोगों की भी, आपने भी देखी होंगी ट्वीट्स, वो ये कह रहे हैं कि तो आपस में लड़ाई शुरू हो गई है। मतलब वो ये एक फैक्चुअल बात है जो कि कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त प्रॉब्लम ये है, वो कहते हैं रेकोडिक के जो इख्तियारात हैं वफाक को दे दिए जाएं। कल इस हवाले से कौमी असेंबली में भी एक कानून साजी करने की कोशिश की गई जिसकी बहुत सख्त ऑपोजिशन की है, जाहिर है JUI ने भी और BNP मेंगल ने भी। अब क्या ये कोई ऐसी चीज है जिसको आपके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स यानी कि PTI अपने हक में कैपिटलाइज कर पाए, जो ये आपकी लड़ाई है अंदर की? देखिए, रेकोडेक का एक पुराना मसला है, उसके ऊपर पाकिस्तान को एक आई डोंट नो कितने $billion का फाइन भी लगा था। इस केस को बड़ा अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट में आई थिंक इफ्तिखार चौधरी ने उसका सुमोटो ले लिया था, उससे पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ। दुरुस्त।
अगेन बात यह है कि ये अगर पार्लियामान के मामलात के अंदर अदलिया ना आए और अदलिया के मामले के अंदर दीगर इदारे ना आए, तो अगर सब अपने अपने हदूद में काम करें तो शायद मसाइल वाकई कम हो इस मुल्क के अंदर। जहाँ तक रेको डे का ताल्लुक है, देखिए ये वसाइल बलूचिस्तान के हैं और उनका हक होना चाहिए, राइट है इसके ऊपर, बिल्कुल उनका हक होना चाहिए इसमें। तो अगेन देयर इज नो टू ओपिनियंस अबाउट इट। लेकिन आपके दुश्मन इसको कैपिटलाइज तो नहीं करेंगे आप अपने हक में और आपके खिलाफ? देखिए पीटीआई तो हर चीज पे सियासत करती है ना, वो तो सैलाब पे भी सियासत कर रही है, सैलाब जदगान पे भी सियासत कर रही है। अब मैं कल एक शो के ऊपर बैठी थी, आई डोंट नो मेरे साथ कौन गेस्ट है, शायद उस्मान डार साहब थे। अब वो कह रहे थे जी सिंध में इतना नुकसान क्यों हुआ है, बाकी पूरे मुल्क के अंदर नहीं हुआ है, तो देखना सिंध में काम नहीं करते। अब देखिए बात यह है कि केपीके के अंदर जो हनीमून होटल बह गया और 50 के करीब होटल खराब हुए, गिर गए, फिर 150 रेस्टोरेंट्स हुए, वो वाटर बेड के ऊपर बनाए थे और किसको ठेका दिया गया, रिवर किसने बनाया, कौन उनके पीछे था? जी रिवर बेड पे बनाए गए ना वो। सो वहाँ कितना नुकसान हुआ। तो अब ये सियासत करते हैं ना, ये समझते हैं कि लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है, पता नहीं है। और फिर सैलाब अगर सिंध के अंदर आया है, वहां पर लोगों की जाने गई है, केपीके में गई, भाई आपके मुल्क के लोग हैं। बिल्कुल, इसमें तो कोई आपका ये ख्याल है कि ये कैपिटलाइज अगर अपने हक पे करेंगे तो ये तो करते ही हैं, पीटीआई वाले इस हर चीज पे सियासत करते हैं और भी यही रहे हैं कि इस वक्त जी मुश्किलात। और बाय द वे बीएनपी मेंगल पहली जमात थी जिसने पीटीआई के साथ जो अलायंस था वो तोड़ा था, नो कॉन्फिडेंस मोशन से तकरीबन 1.5 साल पहले। उस तरह की चीज भी एक मद्देनजर रखनी चाहिए हम तमाम को बात करते हुए। आफ्टर अ ब्रेक इस पे बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। जी इफ्तिखार दुरानी साहब, एक तो हाफिज अब्दुल्ला साहब तो काफी बरमला, उन्होंने बड़े गुस्से का इजहार किया है आपकी तमाम बातों पे, उन्होंने बड़ी चीजें गिनवाई हैं, आप जवाब फरमाना चाहें। दूसरा ये कि आज सुलेमान शहबाज साहब भी कोई कम बरहम नहीं नजर आए आप लोगों पे। हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल, इसके ऊपर भी कल हमने सुना है कि केपी असेंबली में कोई ऐसी कानून साजी हुई है कि हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल जो है वो इस्तेकाक हो जाएगा, विच इज अपेरेंटली कि खान साहब को ताकि फेवर किया जाए। एक इसके ऊपर भी आप अपनी बात फरमा दें। और असेंबली तोड़ने के हवाले से जो आपकी तारीख का रुझान है उस पर सुनिएगा आसिफ किरमानी साहब ने आज आपके हवाले से क्या कहा है। सौ बिस्मिल्लाह तो हम इलेक्शन करा देंगे, लेकिन तोड़े तो सही ना, सिर्फ ऐलान करके फिर खान साहब सो जाते। जी ऐलान करके सो जाते हैं खान साहब। देखिए पहली बात तो ये है कि हाफिज साहब को बात बुरी इसलिए लगी कि सच बातें मैंने की। सच हमेशा बड़ा कड़वा होता है। अच्छा। और हाफिज साहब की पार्टी से जब पूछा गया इलेक्शन कमीशन ने कि इनकी सोर्सेज ऑफ फंड क्या है, हमने किसी इस्लामी मुल्क से कैश पैसे नहीं लिए हुए, ना हमारी पार्टी ने लिए हुए, ना मुस्लिम लीग नवाज की जो पार्टी फंड है उसमें उनका नाम जो है सुप्रीम कोर्ट में पैनामा केस में मनी लॉन्ड्रिंग के लिए आया हुआ है। इसी तरह पीपल्स पार्टी में जो है वो जो पाकिस्तानी एम्बेसी जो है इन यूनाइटेड स्टेट्स वो इनको पैसे भेज रही थी वहां से। मार्क सीगल साहब इनके जो है वो थे एजेंट थे वहां पे। अच्छा। तो ये अभी गुफ्तगू करेंगे कि जी पार्टी फंड कहाँ से आ गया। अच्छा जी, तोशा खाना किया। तो मार्क सीगल क्यों भेजेंगे इनको पैसे? दुरानी साहब ये थोड़ा एक्सप्लेन कर दें, क्यों भेजेंगे? ये तो मतलब बरमला ये बात तो अभी की नहीं है। जेयूआई तो बहुत एंटी अमेरिका, उनका शुरू दिन से शुरू रोज से स्टैंड रहा है। नहीं, पीपल्स पार्टी के जो थे, पीपल्स पार्टी के मार्क सीगल एजेंट थे। आप ये डॉक्यूमेंट मैं आपके प्रोग्राम में भी दिखाया हूँ, आपको भेज भी सकता हूँ अगली ब्रेक में। मार्क सीगल जो है वो इनके एजेंट थे और पाकिस्तानी एम्बेसी का अकाउंट यूज हुआ है, इनको अकाउंट में पैसे आए हुए हैं टू पीपल्स पार्टी, डॉलर्स के अकाउंट में। ठीक है जी, ये अगर ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन है जिस दिन इलेक्शन कमीशन जो इनका एजेंट है इस वक्त इलेक्शन कमीशन जो है। अच्छा, ये पीपल्स पार्टी के वाले से मैंने आई थिंक आई मिस हर्ड यू, शायद मुझे लगा आप जेयूआई के बारे में। ठीक है, आई लास्ट शर्मिला साहब। जेयूआई के बारे में मैंने कहा कि इस्लामी मुल्क से कैश पैसे हमने नहीं लिए, वो केस दुबई का मैं जिक्र नहीं कर रहा, हमने किसी से नहीं लिए। हमारी पार्टी जो है वो वाहिद पार्टी है जो पॉलिटिकल फंडिंग में बिलीव करती है। इनका तो डोनर्स का भी नहीं पता, इनके डोनर्स कौन है और किस तरह करते हैं। तो मैं बिल्कुल क्लियर कहता हूं, पाकिस्तान बिल्कुल जानता है। इनका जो इस वक्त इत्तेहादी है, नवाज शरीफ का स्टेटमेंट चलाया गया था कुलभूषण के लिए, इमरान खान का नहीं चलाया आईसीजे में। जी अच्छा, लेकिन कानून साजी तो हुई थी ना दुरानी साहब आपके दौरे हुकूमत में। वो चले आप कहेंगे कि आईसीजे में आप अपने आप को मोरली आप अपने आप को एक हाई ग्राउंड पर रखना चाहते थे। डिसीजन आ गया तो आपने करना था और क्यों नहीं करना था?
आप उसको डिफाई थोड़ी कर सकते। रही बात रिकॉर्डिक की, मोना, ये इमरान खान की डिप्लोमेसी थी, ये इमरान खान का लीडरशिप थी कि $9 बिलियन वेव ऑफ कराए हैं, जिस पे आपस में लड़ रहे हैं ना जी, ये $9 बिलियन इमरान खान ने वेव ऑफ कराए हैं। नहीं दुरानी साहब, आई बेग योर पार्डन, ये तो आउटगोइंग आर्मी चीफ ने, जनरल बाजवा ने कहा है कि ये हमारी वजह से, उन्होंने बाकायदा कुछ चीजों का नाम गिनवाया था अपनी फेयरवेल स्पीच में, जिसमें उन्होंने रेकोटेक का कहा था कि ये हमारी हिकमत से और हमारी कॉन्ट्रीब्यूशंस थी दरअसल मुल्क के लिए। हुकूमत प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे वो, हम उसके ऊपर मैं डिबेट कर सकता हूं आपके साथ कि जी अभी आपके कल को उन्होंने ये भी कहा था कि जी ये जो फैटफ का ग्रेग लिस्ट से क्लियर हुआ वो भी मैंने बिल्कुल कहा था। फिर एक तरफ वो कहते हैं हम सियासत में नहीं, दूसरी तरफ फिर बयानबाजी करते हैं। उसके बाद जो उसकी थी नेक्स्ट चीज जो इम्पोर्टेंट थी, वो आपका शेयर इंक्रीज कराया, 25 से 50% हुआ। ये इमरान खान की हुकूमत थी, ये मौलाना साहब की या मुस्लिम लीग नवाज की या पीपल्स पार्टी की नहीं थी। हाँ, ये बात दुरुस्त है, हुआ आपकी दौरे गवर्नमेंट में। जाके बाहर बताते थे डॉन लीग और मेमो गेट क्या थी, फौज के खिलाफ जाते थे, ये वो लोग हैं। रही बात हमजा शहबाज की, ये सलमान शहबाज की, तो मैं एक करप्ट बुज़दिल अमीर ज़ादे पे कमेंट करते हुए मैं समझता हूं कि मेरे जैसे सियासी वर्कर को इस तरह कमेंट करना ही नहीं चाहिए। हम जदोजहद करने वाले लोग हैं, ना हम अमीर ज़ादे हैं, ना हम करप्ट हैं, ना मुल्क से भागने वाले हैं। अगर खुदा ना खास्ता जिंदगी में हमारे पे मुश्किल टाइम आएगा, हम यहाँ ही पे होंगे। ऐसे लोगों के ऊपर, ये सियासी लोगों की तजलील है, अगर कोई बंदा जाके उसके ऊपर कमेंट करेगा। नहीं दुरानी साहब, ये बात तो बताए ना, ये बात तो दुरुस्त है। आज उन्होंने जब मीडिया टॉक की, उन्होंने कहा तमाम इदारे आपके पास थे, आप करते ना उन्हें प्रोसिक्यूट। तो वो मुल्क से देखें, एक तो आपके इंटरव्यू में आपने कहा जी फरा को और आपने कंपेयर किया शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को। ये लोग 50 साल से पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, खुदा रहा कुछ डिफरेंशिएट। अच्छा, कंपैरिजन नहीं बनता आपके हिसाब से। वो कहते थे ना फ्रंट पर्सन थी, इस वजह से 95A जो है वो पब्लिक ऑफिस होल्डर पे अप्लाई होता है। नैब का जो कानून अभी आपने खत्म कर दिया। जी खत्म कर दिया। हाँ, आज सुप्रीम कोर्ट ने खासे वैसे बरहमी के उन्होंने एक्सप्रेशन दिए। ये जो नैब का कानून खत्म किया, जिसमें ये सारी सियासी अशरफिया, सियासी अशरफिया जो सारी है, जिनके लिए करप्शन कोई इशू नहीं है, जो इस वक्त पूरे मिशन पे लगे हुए हैं, ये लगे हुए हैं कि इमरान खान को प्रूफ कर दे कि हमारी तरह है। इमरान खान आपकी तरह नहीं है। लोग जानते हैं कि नमल, लोग जानते हैं 3 शौकत खानम, लोग जानते हैं अलकादर। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग बात है, आप कह रहे हैं इमरान खान को प्रूफ कर दे हमारी तरह। जो है इन पब्लिक वेलफेयर प्रोजेक्ट बनाने वालों का, और जो मेफेयर और उसके बाद एवनफील्ड और उसके बाद जो इनके जो इन्होंने जो बनाए हैं प्रॉपर्टीज बनाई हैं पीपल्स पार्टी वालों ने, और मौलाना साहब का, ये फर्क लोग जान गए हैं। अच्छा, सोशल मीडिया का दौर है, आप मीडिया में जो मर्जी सही आप कह रहे हैं कि साबित करना चाहते हैं हमारे जैसे। ठीक है, क्या यही साबित करना चाहते हैं हाफिज साहब, आपकी तमाम तरह जद्दोजहद यही रह गई है? अभी जिस पैसे के ऊपर लड़ाई हो रही है वो उनके दौरे हुकूमत में खान साहब की हिकमत से आए हैं, ये ना भूलिएगा प्लीज। देखिए मोना भी बात ये, जहाँ तक रिकॉर्डिंग का मसला है, देखिए हम आईनी बात करते हैं। जमीयत उलमा इस्लाम एक जमहूरी सियासी इस्लामी पार्टी है और आइन पर यकीन रखती है। आइन का आर्टिकल गालिबन 158 और 157 में से कोई एक है। उसका तकाजा और मुतालबा यह है कि जिस सूबे में जो भी मादनियात हो, सबसे पहले उनका हक है उस पर, उससे उन इलाके के उस सूबे के लोग, उनके रहने वाले मुस्तफीद होने चाहिए। 18वीं तरमीम के तहत इख्तियारात सारे मरकज से सुबह की तरफ गए। मादनियात के साथ क्या करना है, कैसे यूटिलाइज करना है, मादे कहाँ करना है, किसके साथ करना है। सही दुरुस्त। ये शर्मिला साहिबा ने भी बाय द वे आपको एंडोर्स किया है, तायीद की है इस बात की। लेकिन जी तो लिहाजा ये इख्तियारात सूबे की है। अगर कानून साजी ये हो रही है कि सूबे के इख्तियारात को सल्ब किया जाता है, मादे गलत उसूलों की बुनियाद पर होती है, तो सबसे पहले जमीयत उलमा इस्लाम हुकूमत का इत्तेहादी होते हुए इसकी मुज़ाहमत भी करेंगे और मुखालफत भी करेंगे। ये वसाइल है, ये बलूचिस्तान के हक है। ख्वासिन के वसाइल हो वो उनका हक है, पंजाब का, खैबर का। बलूचिस्तान के वसाइल पर बलूचिस्तान के लोगों का हक है, उनका इख्तियार है। सही, लेकिन ये जो पैसे हैं ये इमरान खान साहब ने दिलवाए हैं आपको। हाफिज साहब इस पे आखिरी जुमला फरमा दे, फिर शर्मिला साहब की तरफ। मैं इस पर मैं इतनी बात करता हूँ। इमरान खान तो बार बार आप भी सुन चुकी है, शर्मिला भी सुन चुकी है,
और इफ्तिखार दुरानी, अब ये मैं क्या करूं, उनका लीडर कहते हैं कि मेरे पास तो इख्तियार ही नहीं था, मेरे पास तो इख्तियार ही नहीं था। फिर इतना बड़ा मादा तुमने कैसे किया जब आपके पास इख्तियार नहीं था? सही, हाँ, आपके ये पास बात तो तो है। इख्तियार नहीं था, आपको तो बताया जाता था, आपको तो टीवी से पता चलता था या खातून अव्वल से पता चलता था कि भाई तुम तो प्राइम मिनिस्टर। हाँ, मुझे पता चला वाकई मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। आपको तो इख्तियार ही नहीं था। आपने जितनी भी हुकूमत की, आपने कहा मुझसे ये गलती हो गई कि एक्सटेंशन मैंने बाजवा साहब को दी, फिर ताहयात ऑफर भी करते रहे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आपने तैनात किया, मुझसे गलती हो गई। पहले रुख तारीफ का की दौरा थी। करते हुए ठीक है, वो मुझसे तो एक गलती लंबी हो गई। फहरिस्त है गलतियों की, मुझे तो ठीक है। पता ही नहीं था। हाँ। तो ये जब आप गलतियों का एक मलगूबा और मजमुआ है और आप इतने बेइख्तियार थे, तुम खुद कहते हो कि मैं बेइख्तियार हूं, फिर आप इतने बड़े फिर क्रेडिट नहीं ले सकते। ठीक हो गया, हाँ, ये आर्गुमेंट तो सही बात है। सिर्फ आपने सिर्फ इतना काम किया कि देखिए, ये रियासत मदीना की मिसालें देते हैं। ठीक है। हजरत उमर फारूक से सवाल किया जाता है कि ये दूसरा चादर कहां से आया। इन्होंने बाकायदा खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली से कानून साजी की कि हेलीकॉप्टर के बारे में इमरान खान से तुम नहीं पूछ सकते, किया था दुरानी साहब से, तुम नहीं पूछ सकते। भाई क्यों नहीं पूछ सकते आपसे? ठीक आपने है, क्यों जवाब नहीं दिया? मैं शर्मिला साहिबा की तरफ बढ़ूं इस मामले जवाब पे नहीं देते हो। उनका भी जरूरी व्यू आ जाए। जी शर्मिला साहिबा, ये तो गवर्नमेंट के अपने लोग भी कह रहे हैं कि खजाना खाली है। आज ख्वाजा साद रफीक साहब का बयान है, आई एम शॉर्ट ऑफ टाइम, इसलिए मैं आपसे डायरेक्ट ये पूछ रही हूँ बगैर आपको वो एग्जैक्टली शॉर्ट सुनाए हुए। उन्होंने एग्जैक्टली यही कहा है कि हमारे पास इदारे में इतने भी पैसे नहीं है कि पेंशन और तनख्वाहों के पैसे जो है वो निकल जाए। तो ये तो बात है ना, फिर ये क्यों आप लोग अश्योर कर रहे हैं अवाम को कि ऑल इज वेल? ऑल इज प्रोबेबली नॉट वेल। देखिए, पाकिस्तान के अंदर एक किस्म की पैनिक क्रिएट कर दी गई है कि जी पाकिस्तान डिफॉल्ट करने जा रहा है, खुदा न खासा डिफॉल्ट हो जाएगा, फला हो जाएगा। फॉरेन रिजर्व्स डेफिनेटली इस वक्त एट द लोएस्ट अब हैं, लेकिन खुदा न खासा ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो उसका दिवालिया होने वाला है। IMF का जो उससे बातचीत चल रही है उसकी आई थिंक मुस्बत कोई नताइज सामने आएंगे। ये पाकिस्तान में हालात कोई पहली बार नहीं हुए। जिस नहज पे इमरान खान साहब पाकिस्तान को छोड़ के गए थे, वहाँ से दोबारा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को लाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, किसी भी हुकूमत के लिए होता। इनफैक्ट अगर इमरान खान इस वक्त होते तो शायद जो हालात वो लेके चल रहे थे, इस वक्त पाकिस्तान का दिवालिया हो चुका। लेकिन उसका इल्जाम भी उन पे आता ना शर्मिला साहिबा। देखिए, इल्जाम तो आता जरूर, आप पे नहीं आता। पाकिस्तान का दिवालिया होने हम नहीं दे सकते। निकाली गई। ओके, यस, दैट इज व्हाई इनके, जिस तरह भी आपने भी कहा कि इनके इत्तेहादी पहले छोड़ के चले गए, फिर MQM छोड़ के चले गए। क्यों छोड़ के चले गए? व्हाई? देयर वाज अ रीजन, क्योंकि वो उनके इत्तेहादी इनके साथ बैठ के देख रहे थे। वो तो कहते हैं रीजन कुछ और था, उन्हें किसी ने कहा था। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। शर्मिला साहिबा, आप ब्रेक के बाद अपना नुक्ता नजर मुकम्मल कीजिएगा। स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक नाजरीन। आखिरी राउंड तमाम से लगाते हैं। शर्मिला साहिबा, आप पहले अपनी बात मुकम्मल करें और ये बताएं कि ये जो एक एक करके पंछी उड़े थे PTI की गवर्नमेंट में, जो इनके एलाइज थे, आप कह रहे हैं कि वो एक दर्द रखते हुए अवाम का और मईशत की हालत ज़ार देखते हुए उड़े थे, जबकि वो तो PTI वाले कहते हैं उनको कहा गया था कि एक एक करके सारे जाओ। तो PTI वालों को तो छोड़े ना, वो तो जाहिर बात है अपना एक रिस्पेक्ट रखना चाह रहे हैं। और पहले अगेन वो तो हर चीज़ में झूठ बोलते हैं। पहले वो अमेरिका के हवाले से एक बयानिया उन्होंने झूठा बनाया, फिर उसके ऊपर यू टर्न कर ली। बात यह कि इन तमाम लोगों को आइंदा इलेक्शंस में भी जाना था और वो देख रहे थे कि 3 साल इस हुकूमत के साथ रहकर आवाम को हुकूमत ने कुछ नहीं दिया। एंड अगले दफ़ा जब इलेक्शंस में जाएंगे तो फिर आवाम को क्या बताएंगे 3 साल आपने क्या किया। देखिए, इकोनॉमिक कंडीशंस इस वक्त जो है ना वो बहुत ही चैलेंजिंग और बहुत ही हसास हैं। इसके ऊपर मजीद कौम को परेशान करना या इस किस्म की अनफॉर्चुनेट अफवाहें उड़ाना कि जी डिफ़ॉल्ट होने वाला है, ये अनफॉर्चुनेट है। PTI या इमरान खान को पाकिस्तान से शायद ही मोहब्बत। अच्छा, मतलब मैं आई एम नोबडी टू डिक्लेयर कोई मोहब्बत वतन है या नहीं है, लेकिन अगर उनको वाकई मोहब्बत होती तो इस वक्त वो सैलाब ददगान के साथ खड़े होते और उनकी बहाली की बात कर रहे होते। उसके लिए कुछ अच्छा मैं एक बात इलेक्शंस हो किस तरीके से वो दोबारा सिर्फ इतनी इजाजत दीजिएगा, जाहिर है दुरानी साहब भी अपना मौक़िफ़ फरमाएं, लेकिन ये कि कल तैमूर झगड़ा साहब
फाइनेंस मिनिस्टर केपी हमारे साथ प्रोग्राम में थे और उन्होंने पीएमएलएन की जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनकी मौजूदगी में कल एक बात की सूरत हाल के हवाले से कि आप उनके साथ या हुकूमत उनके साथ कितनी बड़ी ज्यादती कर रहे हैं। ये सुनिएगा, फिर इसका जवाब फरमाइएगा। आपके प्राइम मिनिस्टर ने जाके पब्लिकली कहा था, हमने नहीं उसको फोर्स किया था कि खैबर पख्तूनख्वा को हम 10 अरब ग्रांट करेंगे, पंजाब को 10 अरब करेंगे, बलोचिस्तान को 15 अरब करेंगे। ठीक है, बहुत बड़ी क्राइसिस आई, आपने कितने 100 रुपए को छोड़े, कितने 100 रुपए जो है वो सैलाब में अपने मुल्क की मदद की। जी शर्मिला साहिबा, सूबों को सैलाब में गवर्नमेंट के ऐलानात के बरक्स चंद 100 रुपए भी नहीं मिले, अरबों की तो दूर की बात। देखिए, मैं फिगर आपको नहीं दे सकती कि खैबर पख्तूनख्वा को या पंजाब को कितने मिले, लेकिन मैं ज़रूर कह सकती हूँ कि सिंध के हवाले से जो प्लेजेस किए थे, प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ पर आए भी थे, उसमें से वफाक की तरफ से हमें रिलीफ एफर्ट्स में भी मदद मिली है। तो आप इत्तेहादी है ना, ये भी तो वजह है। नहीं, देखिए मेरी बात सुने, यहाँ पर अगेन लेट्स नॉट पॉलिटिसाइज द इशू। ये सैलाब ज़दगान का मामला है। सिंध में लोगों को मदद की जरूरत हो या केबीके में हो या पंजाब के अंदर हो, ये सब हमारे लोग हैं। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है और जिस मैग्नीट्यूड का ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, शायद ही साउथ एशिया में क्लाइमेट चेंज के नतीजे में होने वाली बरसात और उसके नतीजे में होने वाले सैलाब से ऐसा कभी हुआ हो। दिस इज वंस इन अ लाइफ टाइम। अल्लाह करे ये दोबारा हमें देखना ना मिले। आमीन। बिल्कुल, ये बात सही है और इसको नहीं पॉलिटिसाइज होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर गई थी जब जो प्राइम मिनिस्टर जब बात करते हैं, जैसे COP 27 में किया, या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बात करते हैं, वो सिर्फ सिंध की बात नहीं करते, वो पाकिस्तान की बात। सही राइट, कहते हैं पाकिस्तान को मदद। यही मेरी बात थी शर्मिला साहिबा कि आप कह रहे हैं सिंध को मिला, बहुत अच्छा हुआ, लेकिन उनको केपी, पंजाब, बलूचिस्तान उनको भी मिलना चाहिए था। वो फिर मेरे ख्याल है वफाक से आप किसी को लें जो आपको बता सके exactly, सही है, लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट, मैं तो आपको आई कैन नॉट गिव यू द फिगर फॉर पंजाब। जी ट्रू दैट। मेरा सिर्फ मकसद ये था कि मैं आपको ये चीज बताऊं। जी दुरानी साहब, मैं आपको ये बता सकती हूँ कि सिंध के हवाले से कि सिंध को जरूर मिला है। ठीक है दुरानी साहब, सिंध को मिला होगा तो जहां जहां सैलाब ज़दगान के हवाले से जो प्लेजेस किए होंगे फेडरल गवर्नमेंट ने वो पूरे किए। ऑलराइट जी दुरानी साहब, क्या प्लेजेस पूरे किए हैं वफाकी हुकूमत ने आपके? मैं तो खैर सुना चुकी हूँ जो तैमूर झगड़ा साहब की इसमें बात है, और दूसरा ये कि आपकी भी हुब्बुल वतनी पर पूरा शक इस वजह से है क्योंकि आप भी सैलाब ज़दगान की कोई बात नहीं करते। देखिए, पहली बात एक तैमूर झगड़ा जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। इमरान खान पाकिस्तान के वाहिद लीडर थे जिन्होंने 3 टेलीथॉन किए हैं। वो अमाउंट जो है कन्वर्ट होके सानिया निश्तर के थ्रू पंजाब के सैलाब ज़दगान के पास किए हैं कि हम सिंध की हुकूमत से रब्ता करते रहे और मैकेनिज्म उसकी ट्रांसपेरेंसी के लिए कह रहे हैं, उन्होंने नहीं बताया। मतलब आप सिंध को भी देना चाहते थे टेलीथॉन का पैसा, लेकिन उन्होंने कोई आपसे ताबुन नहीं किया? नहीं तावन किया। और दूसरा जो अभी मुझे अच्छा लगा शर्मिला फारूकी ने कहा, COP 27 में बिलावल और ये जो प्राइम मिनिस्टर गए हैं, सिंध वाहिद सूबा था जिसने 10 बिलियन ट्री सुनामी में पार्टिसिपेट नहीं किया। इमरान खान वो लीडर था जिसने सबसे पहले शुरू किया बिलियन ट्री सुनामी सक्सेसफुली केपी में और 10 बिलियन फेडरल गवर्नमेंट में था। लेकिन अभी चलो उनको समझ आ गई है कि क्लाइमेट चेंज कोई इशू है। देखें, इस मुल्क में इसका एक हल है, ठीक है। अभी हाफिज अहमदुल्लाह साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की थी, इमरान खान बेख्तियार थे। वो एक चीज में बिल्कुल बेख्तियार थे कि वो था कि करप्शन के खिलाफ जो है उनके खिलाफ एक सीसा पिलाई दीवार खड़ी थी कि उन्होंने करप्ट लोगों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, यही पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। पाकिस्तान का हल एक ही है, वो है ईमानदारी, जो इन 13 जमातों में नहीं है। वो एक लीडर में, उसका नाम है इमरान खान, जो कि ईमानदार है। शर्मिला साहिबा ये कह रही हैं, अभी आपने सुना था इफ्तिखार साहब, मैं जब उनकी बात, आपकी बात कोई उनको कोट करती हूँ, उन्होंने यही कहा कि ये तो आपकी फेस सेविंग है ना, आप कोई अपनी भी फेस सेविंग रखना चाहते हैं, इस वजह से दरअसल ये तमाम बातें हैं कि अब आप कहते हैं आप बेख्तियार हैं। ये तमाम इंकशाफात आपको तब करने चाहिए थे ना सर। हम देखें, करप्शन के इशू तो ये था कि मुसलसल हम हाईलाइट कर रहे थे। ये तो उनके नून लीग के जो अपने हैं गुजरांवाला से, उन्होंने तो कह दिया था कि इमरान खान 100 अदालतें बना रहे हैं, हम 15 साल जेल में रहते। ये तो हाफिज अहमदुल्लाह की पार्टी ने भी कह दिया था, पीपल्स पार्टी ने भी कह दिया था। फिर हम दस्तगीर ने कंफर्म किया टीवी पे आके। हमारा रिजॉल्व अभी भी जो नैब की अमेंडमेंट्स के खिलाफ एक लीडर गया हुआ है पाकिस्तान, वो उसका नाम इमरान खान है। ये सियासी अशरफिया का या पावर एलीट का करप्शन और खुदारी इशू ही नहीं है। ये कहते हैं जो मर्जी कर ले, हमें इख्तियार रहना चाहिए और जो मर्जी लूट ले। आप देखिए ये पूरे निजाम में आज राना सनाउल्लाह को भी माफी मिल गई। जी मरियम नवाज के केसेस में नैब ने कहा कि जी मैं जाना नहीं चाह रहा सुप्रीम कोर्ट,
अभी सिर्फ इसलिए एक काम ये कर रहे हैं कि इमरान खान को किसी तरीके से वो घेर लें और कर दें, ये मैसेज है। ठीक है, अवाम इमरान खान के पीछे खड़ी है। मेरे पास वक्त इतना ही था नाज़रीन, आई हैव टू वाइंड अप ऑन दिस। थैंक यू टू द लेडी एंड जेंटलमैन, आपके देखने का शुक्रिया।